नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और यहाँ पर अब इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर पेशेंट्स को फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस के साथ होती हैं। एक ऐसे ही पेशेंट थे हमारे, मैं उनकी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ओलिगोस्पर्मिया का था। उन्होंने पहले काफ़ी टाइम पहले भी ट्रीटमेंट अपना लेते रहे हैं, वो कहीं किसी आयुर्वेद पे या कहीं कहीं पे, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट 6 महीने से चल रहा था, बट उनका स्पर्म काउंट जो था वो 16 मिलियन से ऊपर जाता ही नहीं था। जो एक, जिसे मैं बोलूँ कि 16 मिलियन वैसे तो एक WHO की रिपोर्ट से सही है, क्योंकि WHO कहता है कि 15 मिलियन की जो रिपोर्ट होती है वो सही होती है। बट वहाँ पर कुछ उनकी मोटिलिटी में इशू था, मॉर्फोलॉजी ख़राब थी, मोटिलिटी डिस्टर्ब थी, और जहाँ पर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है वहाँ पर कंसीव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और अगर हम बात करें कि ज़्यादा कंसीव किस में होता है, तो मैं आपको हमेशा ये बोलता रहा हूँ 50-60 मिलियन के आसपास होता है, तो जल्दी ईजिली कंसीव हो जाता है एज इन चाइल्ड। तो वो पेशेंट थे, ठीक है, उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया एज इन उन्होंने हम, क्योंकि हर महीने के बाद अपनी रिपोर्ट्स जरूर कहते हैं कि सीमन एनालिसिस जरूर करवाओ। वो इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस अपनी रिपोर्ट्स में देख सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ खा रहे हो, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसकी जाँच करवाना आपके लिए मस्ट होता है, तो ज़रूरी होता है, जिससे ही आपको पता चले कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो एग्जैक्ट राइट है या नहीं है, मैं जो इनटेक कर रहा हूँ उससे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी डिटेलिंग जो है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करती है, रिपोर्ट्स में आगे 1 महीने बाद होना क्या है। जिनको ओलिगोस्पर्मिया है, अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कहीं से भी, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो मंथ के एंड में 30 दिन के बाद बढ़नी चाहिए। वो वैसे तो 10 दिन या 20 दिन में के बाद भी बढ़नी चाहिए, बट हम एक ट्रीटमेंट के तौर पे लेते हैं कि महीने बाद वो बढ़नी ही चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रही है, इट मीन्स कि वो ट्रीटमेंट शायद ठीक नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मे बी उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि वेरिकोसिल डेवलप हो गया है या नहीं। ये कॉम्प्लिकेशंस आपको यूएसजी स्क्रॉटम में पता चलती हैं कि जब आप अपना कलर डॉपलर करवाते हैं स्क्रॉटम का, उसमें चीज़ें डिटेक्ट होती हैं कि ये चीज़ दिक्कत है। या बायलेटरल स्मॉल टेस्टिस हैं, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं कि एक टेस्टिस डिसेंडेड होता है, एक टेस्टिस सही होता है, एक टेस्टिस डिसेंडेड होने की वजह से बार बार ऊपर भी चला जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हम नॉर्मली देखते हैं कि पेशेंट्स में ओलिगोस्पर्मिया में दिखाई देती हैं, और जिनमें नहीं होती उनको डाइजेशन सिस्टम से कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो स्पर्म काउंट कम मिलेगा, अगर आपके सिंगल टेस्टिस वर्किंग है तब भी आपको ये दिक्कत मिलेगा। बायलेटरल स्मॉल टेस्टिस है, बायलेटरल स्मॉल टेस्टिस में ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पर्म काउंट कम हो, क्योंकि वो बाय बर्थ स्ट्रक्चरल वैसे है, उसका साइज़ कोई डॉक्टर नहीं बड़ा कर सकता, उस साइज़ को कोई और बड़ा नहीं कर सकता। बट उस स्मॉल टेस्टिस की पोटेंशियल हम जरूर बढ़ा सकते हैं, उसकी वर्किंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे। और यही केस है, आज एक पेशेंट थे जो हमसे 1 महीने पहले ट्रीटमेंट ले रहे थे, और 1 महीने के बाद उन्होंने जब सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया तो उसमें उनको QS करके एक लिख दिया गया। वो डर भी गए कि उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद मेरे स्पर्म काउंट 16 मिलियन से कम हो गए। बट हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार आप सीमन एनालिसिस का टेस्ट कराओ और एक USG स्क्रॉटम कराओ। जो उन्होंने सेकंड टेस्ट करवाया उसमें उनके 75 मिलियन स्पर्म काउंट है, अगर आप देखना चाहो तो देख लो सकते हो, और इसमें मोटिलिटी भी बढ़ी है और मॉर्फोलॉजी भी बढ़ी है। इट मीन्स कि ट्रीटमेंट ने अपना काम किया, बट कहीं ना कहीं लैब वाले की वजह से भी गलती हो सकती है आपके स्पर्म काउंट में, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि इतने कोविड के पेशेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, लैब टेक्नीशियंस के साथ बहुत सारा वर्कलोड होता है, तो कभी ना कभी कोई चीज़ हम भूल भटक जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक अपना टेस्ट करवाया उसके ऊपर आप फोकस हो गए कि अब यही चीज़ मेरी हो गई, नहीं। आप एक बारी फिर से कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा एक रिपोर्ट करवा सकते हैं, दूसरी एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवा सकते हैं। अगर वो भी सेम वैसी एग्जैक्ट आ रही हो तो एक बारी आप मान सकते हैं। जिनके भी नील स्पर्म काउंट आते हैं, जिनको एजोस्पर्मिया आता है, तो एक बारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरी बारी जरूर कंसीडर करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अपनी उस रिपोर्ट को तो फाड़ फोड़ के फेंक देते हैं, जला देते हैं। बट ऐसा नहीं करो, एक बारी रिकंसीडर करो, क्योंकि अपने मॉरल, अपने मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए एक बारी दोबारा टेस्ट जरूर करवाइए। अगर वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है तो हम हैं ना, कोई भी डॉक्टर आपके लिए बैठा इसलिए कि वो आपकी फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कुछ काम कर सके। तो यही चीज़ मैं हर अपने ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओलिगोस्पर्मिया में हो तो अपनी जांच जरूर करवाओ, क्योंकि हम स्किप कर देते हैं लॉट ऑफ काम ये वो, और उनको एक पता क्या होता है
पेशेंट की अगर हम समझे तो हम उनकी तरह भी समझ सकते हैं कि जब एक बार नील आ जाता है तो उनको दोबारा रिपोर्ट कराने में थोड़ी सी हिचक होती है। अब वो हिचक किस लिए हो जाती है, क्योंकि मे भी शायद मेल ईगो, एक हम में एक ईगो होती है कि फर्टिलिटी के फर्टाइल के लायक हों, शायद ये ईगो, या मे भी शायद उनको कुछ अलग सी चीज़ें लग रही हों। तो यहाँ पर आप घबराओ मत, डरो मत, ठीक है। सिंपली अपने लिए ही एक टेस्ट जरूर करवाओ, सेकंड टेस्ट, ठीक है, और ओपिनियन ज़रूर लो, एक डॉक्टर से, दो डॉक्टर से, जितने मर्जी से आप लेना चाहो, आपके पास पूरी अथॉरिटी होती है तो आप लो और उसका एक राइट सॉल्यूशन लो, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट कम है या मॉर्फोलॉजी कम है या मोटिलिटी कम है तो आप बेचिंतित होकर हमें भी कॉल कर सकते हैं या अपने आसपास किसी एक डॉक्टर से भी मिल सकते हैं अपनी दोबारा रिपोर्ट करवा कर। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हम ये भी देखते हैं कि उनकी जो एक टाइमिंग होती है, मान लीजिए टाइमिंग कैसे कि अगर जैसे आपका एक बारी नाइटफॉल हुआ, उसके बाद आपने 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपने टेस्ट करवाया तो वहाँ पर हम देखते हैं स्पर्म काउंट थोड़ा कम मिलता है। और यहीं पर अगर हम 3 या 4 दिन के नॉर्मल डेज़ में अगर हमने सेक्स एक्टिविटी करी है या हमने मास्टरबेट करने के बाद 4 दिन के बाद फिर से हमने टेस्ट करवाया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स एग्जैक्ट सही होती हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट ने 7 दिन का या 11 दिन का गैप कर दिया है, 12 दिन का गैप कर दिया है और उसके बाद वो टेस्ट करवाने तो वहाँ पर हम दिक्कत में देखते हैं कि उनके स्पर्म काउंट लो मिलते हैं। तो एक बारी अगर आपने लंबा गैप करके टेस्ट करवाया है तो एक बारी फिर से रिकन्सिडर करके उसको 4 दिन के गैप पे अपना एक टेस्ट करवाइए सीमन एनालिसिस का, वो रिपोर्ट एक एग्जैक्ट होगी। दूसरी जगह टेक्नीशियन अगर लैब आपने थी तो दूसरी लैब से एक बारी टेस्ट ज़रूर करवाइए, उससे भी एक आइडिया होगा। तो ये 2-4 चीज़ें अपनी ज़रूर करवाइए। और ओलिगोस्पर्मिया से रिकवरेबल बहुत आसानी से हो सकता है पेशेंट। ओलिगोस्पर्मिया बहुत मेजर चीज़ नहीं है क्योंकि वो हमारी रूटीन से भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया का अगर आप पेशेंट हैं और आप घबरा चुके हैं कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती ठीक, है आपको IVF या IUI वालों ने बोल दिया है कि ये चीज़ आपकी कॉम्प्लेक्स है, आप ठीक ही नहीं हो पाओगे, तो एक बारी आप कंसीडर कर सकते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट को। क्योंकि आयुर्वेद आज का नहीं, बहुत सालों से बना हुआ है और IVF IUI की टेक्नोलॉजी से पहले भी आयुर्वेद इन सब चीज़ों पे काम करता था और ठीक करता था। और अगर आपको किसी चीज़ की क्वेरी होती है मन में, ओलिगोस्पर्मिया है और आप परेशान हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट या कोई और आपने FSH या कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स आपने करवा रखी हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन, राइट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ बैठेगी, बात करेगी। और थोड़ा बहुत अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के बारे में और कुछ जानना है तो आप तब भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी समझ आई हो, थोड़ी पसंद भी आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।